तो बच्चों लास्ट वीडियो में हमने देखा था थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर और उसमें हमने देखा था कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपांशन एंड नेक्स्ट कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपांशन। तो आज अपन को देखना पड़ेगा रिलेशन बिटवीन अल्फा, बीटा एंड गामा। हमको इन तीनों के बीच में रिलेशन जो है वो ड्राइव करना है। तो बच्चों रिलेशन बिटवीन अल्फा, बीटा एंड गामा बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से। जनरली ये डेरिवेशन ड्राइव करने के लिए आता है। तो यदि मान लीजिए बच्चों एक मेटल प्लेट है जिसकी इनिशियल लेंथ L है और हमने हीट दी, या मान लीजिए L0 है और हमने हीट दी जिससे स्क्वायर शेप में थी। हर साइड की लेंथ L0 या L ले लीजिए, ये भी L, और जब हमने इसका टेम्परेचर 0 से T डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज किया तो इसकी लेंथ हो गई L प्लस डेल L, ब्रेथ भी हो गई L प्लस डेल L, राइट। What is L length at 0 degrees Celsius? L and length at T degrees Celsius, L plus del L. मैंने बोला आपको ये शीट जो है मेटल शीट, ये स्क्वायर शेप में, तो यदि मैं बोलता हूं एरिया A0, क्योंकि आपको पता है बीटा इज इक्वल टू 80 माइनस A0 अपॉन A0 इंटू डेल्टा चेंज इन टेम्परेचर। तो अब आपको पता है A0 एरिया ऑफ प्लेट एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो लाइक L कीजिए L स्क्वायर 80 L प्लस डेल L स्क्वायर। अब इन वैल्यूज को यहां पर सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। बीटा इज इक्वल टू L प्लस डेल L स्क्वायर माइनस A0 L स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर इंटू T, क्योंकि जो टेम्परेचर चेंज हुआ वो 0 से T हुआ है, मतलब T माइनस 0। अब बीटा इज इक्वल टू, यहां से L स्क्वायर कॉमन निकाल लो तो 1 प्लस डेल L अपॉन L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर इंटू T, है ना। भाई आप यहां से L को कॉमन निकालेंगे तो ऊपर स्क्वायर लगा तो L स्क्वायर आ जाएगा, तो यहां बचेगा 1 प्लस डेल L अपॉन L होल स्क्वायर। अब बीटा इज इक्वल टू, यहां से L स्क्वायर को कॉमन निकाल लो तो 1 प्लस डेल L अपॉन L स्क्वायर माइनस 1 अपॉन L स्क्वायर इंटू ऑफ T, L स्क्वायर कैंसिल। देखो बच्चों, जो मेटल प्लेट है उसकी ओरिजिनल लेंथ L है। यदि आप हीट देते हो तो मान लीजिए जो 10 सेंटीमीटर लेंथ थी,
हीट दोगे, अब कितनी लेंथ इंक्रीज होगी, 1 mm 2 mm ऐसा इंक्रीज होगी, बहुत मामूली होगी। तो एल के कंपेयर में डेल एल काफी स्मॉल होगा, और जब ये काफी स्मॉल हो डेल एल अपॉन एल, तो बाइनोमियल थ्योरम हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। हम लोग लिख सकते हैं बाइनोमियल थ्योरम, बीटा इज इक्वल टू, बाइनोमियल थ्योरम में आपको मालूम है यदि ये काफी स्मॉल हो तो 1 प्लस एक्स टू द पावर एन, 1 प्लस एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस nx। यदि x काफी स्मॉल हो तो ये होता है। आगे की हाई पावर्स को अपन नेग्लेक्ट कर देते हैं, केवल फर्स्ट टू टर्म लिखते हैं 1 प्लस nx। तो हम लोग लिख सकते हैं सिंस del l upon l is very less, ये भी काफी स्मॉल है, तो आप बीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1 प्लस ट्वाइस ऑफ del l upon l minus 1 upon t upon t। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 1 कैंसिल, तो बीटा इज इक्वल टू ट्वाइस del l upon l into t, ये आ जाएगा। और del l का मतलब आप समझ रहे हैं, चेंज इन लेंथ, मतलब lt माइनस l0। तो आपको मालूम है ये क्वांटिटी जो है वो अल्फा के इक्वल होती है। अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, lt माइनस l0 अपॉन l0 into del t, मतलब del l अपॉन l into t, ये अल्फा होता है। इसका मतलब बीटा इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ अल्फा, और ये सपोज इक्वेशन नंबर 1। तो कभी कभी एग्जाम में केवल आपको अल्फा और बीटा में रिलेशन ड्राइव करने के लिए आएगा, तो यहां तक करना है। और कभी कभी एग्जाम में गामा और अल्फा में रिलेशन निकालना होता है, तो जो आगे करवाने वाला हूं वो करना पड़ेगा। लेकिन जनरली आता है डेराइव रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा, तो फिर दोनों करना पड़ेगा। तो अभी तो बच्चों ये इक्वेशन 1 तक हुआ है, फिर अपन देखते हैं आगे। इसमें आप समझ जाइएगा कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपांशन जो होता है वो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन का जस्ट डबल होता है। तो मैं थोड़ा सा बच्चों साइड में हट जाता हूं ताकि आप वीडियो को पॉज करके पूरा देख सके। नेक्स्ट बच्चों अपन ने इक्वेशन 1 तो कर लिया, अब एक क्यूब ले लीजिए, सॉलिड किसी मेटल की ले लीजिए, और इसकी हर एज, इसकी लेंथ है L एट 0 डिग्री सेल्सियस। फिर बर्नर पर इसको रख दीजिए, हीट दीजिए, तो आपको देखने मिलेगा एक्सपांशन होगा, और कुल मिलाकर हर एज जो है उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। और मान लीजिए जो क्यूब बड़ा हो गया है उसकी हर एज की लेंथ है L प्लस del L एट t डिग्री सेल्सियस, एट t डिग्री सेल्सियस। तो मतलब हम लोग बोल सकते हैं लेंथ ऑफ ईच एज एट 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू ऑफ L, and length of each age at t degree Celsius L plus del L। तो अब यदि मैं आपसे पूछूं गामा इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपांशन, तो Vt माइनस V0
अपॉन V0 इंटू डेल टी। ये गामा का रिलेशन था, ये हमने देखा था लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो में। कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन गामा इज इक्वल टू Vt माइनस V0 अपॉन V0 इंटू डेल टी। V0 means volume at 0 degree Celsius, Vt volume at T degree Celsius। तो अब यदि मैं यहाँ पर आपसे पूछूं कि V0 is equal to, तो आप बोलेंगे L क्यूब। ये था क्यूब, वॉल्यूम हो जाएगा L इंटू L इंटू L। और यदि Vt पूछूंगा तो आप बोलोगे L प्लस डेल L क्यूब, क्योंकि क्यूब की हर एज की लेंथ L प्लस डेल L हो गई है। अब गामा इज इक्वल टू, वैल्यू रख दीजिए Vt की V0 की, तो L प्लस डेल L क्यूब माइनस L क्यूब अपॉन L क्यूब इंटू T माइनस 0। Vt की वैल्यू L प्लस डेल L क्यूब, फाइनल वॉल्यूम एट T डिग्री सेल्सियस, V0 वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस। अब गामा इज इक्वल टू, इसमें से बच्चों L क्यूब कॉमन निकालो, 1 प्लस डेल L अपॉन L क्यूब माइनस L क्यूब अपॉन L क्यूब इंटू ऑफ T। गामा इज इक्वल टू, ये L क्यूब जो है कॉमन निकलेगा और डिनोमिनेटर के L क्यूब को कैंसिल कर देगा। तो अब आपके पास 1 प्लस डेल L अपॉन L क्यूब अपॉन T। Since del L is very less than L, यदि कोई सॉलिड ट्यूब लोगे और उसकी हर एज की लेंथ 10 सेंटीमीटर है, और यदि बहुत हीट देते हो तो जो लेंथ इंक्रीज होगी 1 mm 2 mm ऐसा इंक्रीज होगी, उसकी ओरिजिनल लेंथ के रिस्पेक्ट में काफी मामूली होगी। तो इसका मतलब डेल L अपॉन L की वैल्यू काफी स्मॉल होगी, और जब डेल L अपॉन L की वैल्यू काफी स्मॉल हो तो इसका मतलब डेल L अपॉन L इसकी हाई पावर्स नेग्लिजिबल होंगी। तो फिर से हम लोग बोल सकते हैं बायनोमियल थ्योरम, बायनोमियल थ्योरम। तो मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था आपको, गामा इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स टू द पावर n, क्या हो जाएगा 1 प्लस nx। आगे के हाई पावर्स नेग्लेक्ट कर दोगे तो जाएगा 1 प्लस राइज ऑफ डेल L अपॉन L डिवाइडेड बाय T। अच्छा बच्चों यहाँ -1 बचा था, तो ये -1, तो ये जाएगा -1, ये 1 1 कैंसिल। गामा इज इक्वल टू राइज ऑफ डेल L अपॉन L इनटू ऑफ T, मतलब गामा इज इक्वल टू राइज ऑफ, ये क्या लिखा हुआ है अल्फा, मतलब गामा इज इक्वल टू हमने राइट कर दिया 3 अल्फा, तो बाय 1 and 2। हमने बीटा इज इक्वल टू प्रूव किया था 2 अल्फा और गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा। इसका मतलब अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा इज इक्वल टू अल्फा इज टू बीटा की जगह 2 अल्फा और गामा की जगह 3 अल्फा, मतलब 1 is to 2 is to 3। तो ये रिलेशन होता है बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा में। अल्फा is to beta is to gamma is equal to 1 is to 2 is to 3। तो बच्चों ये आपको मैंने ड्राइव करवाया अकेला, यदि गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा प्रूफ करने के लिए आता है तो यहाँ तक करना है, लेकिन यदि पूरा आता है तो आपको जो पहले ड्राइव किया था वो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों करके फिर आपको ये रिलेशन बताना होगा। तो बच्चों आप लोगों ने ना बहुत सारे एग्जांपल्स देखे होंगे थर्मल एक्सपांशन से रिलेटेड। जैसे मैं कुछ आपको याद दिलाता हूँ, कभी आपने देखा होगा जो रेलवे ट्रैक होता है
उस रेलवे ट्रैक पर जो रेल्स होती हैं उनके बीच में गैप छोड़ा जाता है। वो गैप छोड़ने का जो रीजन है वो थर्मल एक्सपांशन है, क्योंकि आपको मालूम है रेल्स जो होती हैं वो कंटिन्यूस जो सन से आने वाले थर्मल रेडिएशंस हैं वो उसके ऊपर स्ट्राइक करते रहते हैं, जिसकी वजह से धूप में मतलब थर्मल रेडिएशंस, तो उसके कारण उनकी रेल्स की लेंथ इंक्रीज होती है। तो लेंथ इंक्रीज करने के लिए टू रेल्स के बीच में गैप छोड़ा जाता है। यदि वो गैप नहीं होगा तो ट्रैक डिस्टर्ब हो जाएगा। जो रेल्स है वो डेफिनेटली जब एक्सपांशन होगा तो एक दूसरे को ओवरलैप करने लग जाएंगी और ट्रैक डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए रेलवे ट्रैक पर हमेशा टू रेल्स के बीच में गैप छोड़ा जाता है। आप कभी भी देखिए जो एमपीपी के वायर्स होते हैं वो वायर्स टू पोल्स के बीच में आपको ऐसे लटके हुए नजर आएंगे, थोड़ा ढीले रहते, ऐसे टाइट नहीं रखे जाते, बिल्कुल टाइट, बल्कि आपको थोड़ा सा ऐसे झूलते हुए दिखाएंगे। ये पोल है, ये पोल है, तो इस तरीके से रहेंगे। उसका रीजन ये है कि जैसे थर्मल एक्सपांशन होता है वैसे ही कंप्रेशन होता है। तो विंटर के टाइम पर एक्चुअली में वायर को नहीं टाइट कर दोगे, टाइट रखोगे, तो विंटर टाइम पर क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा। जब टेम्परेचर इंक्रीज होता तो लेंथ इंक्रीज होगी, टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो लेंथ डिक्रीज होगी। तो यदि लेंथ डिक्रीज होगी तो यहाँ पर टेंशन प्रोड्यूस हो जाएगा, वायर के टूटने का खतरा हो जाएगा। ऐसे ही बच्चों कभी भी ब्रिज होते हैं, वो ब्रिज को बड़े बड़े ब्रिजेस को कभी भी फिक्स नहीं करते। एक यहाँ पर एक एंड पर फिक्स करते और एक रोलर होता है उस पर रख देते। जब इसके ऊपर से मतलब इस तरीके से आप लोग के व्हीकल्स पास होते हैं तो ये ब्रिज होता है, एक एंड उसका फिक्स करते हैं, दूसरा रोलर पर होता है। तो थर्मल एक्सपांशन की वजह से लेंथ इंक्रीज होती है तो वो आगे मूव कर सके। इसी तरीके से जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा, लेंथ डिक्रीज होगी तो ये इस साइड आ सके। यदि फिक्स कर देंगे तो ब्रिज में क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे। आप लोग जब ढाबे पर जाते हैं खाना खाने तो आपने देखा होगा बड़ी बड़ी ऐसी भट्टियां होती हैं, सिगड़ियां होती हैं, तो उसमें इस तरीके से आयरन बार्स जो रहते हैं वो बाहर निकले रहते हैं। यहाँ पर कोल को रखा जाता है और यहाँ से एयर आती है जिसके कारण ये कोल जो है वो जलता है। तो यहाँ पर ये बार्स को बाहर निकालने का रीजन ही यह रहता है कि उनको एक्सपांशन करने की जगह मिले। कभी भी देख लीजिएगा जो बैलगाड़ी के पहिए होते हैं वो वुड के होते हैं, लकड़ी के, लेकिन उसके ऊपर आयरन स्ट्रिप, लोहे की पट्टी चढ़ाई जाती है। तो कैसे चढ़ाते हैं, तो थ्रेड लेते धागा और ये जो वुड व्हील है, लकड़ी का जो पहिया है, उसकी पूरी सरकमफ्रेंस जो है वो मेजर कर लेते हैं और फिर लेंथ को, थ्रेड को ओपन करते हैं। तो जितनी लेंथ आती है उतना आयरन स्ट्रिप कट करते हैं, सेम नहीं, थोड़ा सा कम। जैसे मान लीजिए ये पूरा 10 मीटर रिक्वायर्ड है तो 10 मीटर ना लेकर उसको 9.5, 9.7 मीटर या 9.8 मीटर इतना लेंगे। 9.8 मीटर, 9.9 मीटर, थोड़ी सी लेंथ शॉर्ट रखेंगे और फिर उसको बहुत गर्म करते हैं और फिर हैमरिंग कर करके इसके ऊपर पूरा ऐसा करके चढ़ा देते हैं। तो टेम्परेचर इंक्रीज होने से वही जो लेंथ थी 9.8 मीटर या 9.9 मीटर, उसको हैमरिंग करने से और हीट देने से उसकी लेंथ कितनी जाती है, बढ़ जाती है, और कितनी जाती है 10 मीटर। तो पूरा इसके ऊपर ऐसा कवर कर लेता है। और जब टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो जो लेंथ इंक्रीज हुई है वही शॉर्ट होती है। अब शॉर्ट तो होने के लिए जगह नहीं मिल रही तो वो क्या करता है, ये जो वुडन व्हील है उसको क्या कर लेता है, जकड़ लेता है, ग्रिप मिल जाती है, प्रॉपर पकड़ लेता है, फिर निकलता नहीं है। ये सब मैंने कुछ एग्जांपल्स बताए हैं आपको थर्मल एक्सपांशन से रिलेटेड।
और भी ढेरों एग्जांपल्स हैं, यदि आप बुक में आप स्टडी करेंगे तो आपको मिलेंगे। नेक्स्ट मुझे बताना है, अभी मैंने बताया थर्मल एक्सपांशंस इन सॉलिड्स, नेक्स्ट मैं बता रहा हूं थर्मल एक्सपांशंस इन लिक्विड्स। थर्मल एक्सपांशंस इन लिक्विड्स, तो बच्चों लिक्विड्स में दो तरीके के एक्सपांशंस पॉसिबल हैं। ये मान लीजिए सपोज इस तरीके का कोई कंटेनर है और इस कंटेनर को आपने यहां पर बर्नर पर रखा और इसमें ये लेवल ए तक आपने लिक्विड लिया। मान लीजिए आपने लेवल ए तक लिक्विड लिया और बर्नर ऑन कर दिया, तो निश्चित रूप से हीट मिल रही है। हीट मिलने की वजह से लिक्विड का एक्सपांशन होगा। अब मेरा क्वेश्चन है, ये लिक्विड के लेवल के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? यदि मैं आपको ऑप्शन दूं, ये लिक्विड का लेवल ए से बी पर जाएगा और फिर बी से सी पर। एक ऑप्शन ये है कि पहले लिक्विड का लेवल को डिक्रीज होगा और फिर इंक्रीज होगा। दूसरा ऑप्शन है नहीं, लेवल इंक्रीज होगा ए टू सी। अच्छा, ये जब आप आंसर दे रहे हैं तो इसमें मैंने आपको बोला कि इवेपोरेशन प्रोसेस को आप नेग्लेक्ट कर दीजिए। इवेपोरेशन को आप नेग्लेक्ट कर दीजिए। आपने इस कंटेनर में लिक्विड लिया, हीट दे रहे हैं और हीट की वजह से लिक्विड के वॉल्यूम में एक्सपांशन होगा। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि लिक्विड का जो लेवल इनिशियली ए था, तो ए के बाद कहां जाएगा? ए से सी पर जाएगा या ए से सी पर जाएगा और फिर सी से बी पर आएगा, या ए से बी पर जाएगा फिर बी टू सी जाएगा? क्या आंसर है? तो आपके डिफरेंट डिफरेंट आंसर हो सकते हैं, पर वास्तविकता ये है कि यदि आप लगातार वॉच कर रहे हैं तो पहले इस लिक्विड का लेवल डिक्रीज होगा, ए टू बी जाएगा और फिर बी टू सी जाएगा। ऐसा क्यों होगा? उसका रीजन है कि जब ये हीट सबसे पहले कंटेनर को मिलेगी, मान लीजिए ग्लास का कंटेनर है तो उसको मिलेगी, और जब उसको हीट मिलेगी तो उस कंटेनर का वॉल्यूम इंक्रीज होगा। जब उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो निश्चित रूप से लिक्विड का लेवल क्या होगा? डिक्रीज होगा। फिर कंटेनर के थ्रू हीट किसको मिलना चालू होगी? लिक्विड को। और जब लिक्विड को हीट मिलना चालू होगी तो फिर उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तो इसलिए पहले लिक्विड का लेवल ए से बी पर जाएगा और फिर बी से सी पर जाएगा। यदि मैं इसी को बोलूं कि ये पूरा एक्सपांशन जो देख रहे हैं आप, वो आप बोलेंगे इस पूरे बीसी को मैं यदि बोलूं तो बीसी को मैं लिख सकता हूं ए बी प्लस ए सी। पूरा बीसी को मैं लिख सकता हूं ए बी प्लस ए सी, ऐसा लिख सकता हूं। अब ये जो कंटेनर है इसमें ये ट्यूब कनेक्ट है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया सपोज ए है। यदि मैं इसको ए से मल्टीप्लाई कर दूं, ए इंटू बी सी, ए इंटू ए बी प्लस ए इंटू ए सी, तो निश्चित रूप से मैंने क्या कर दिया? एरिया इंटू हाइट कर दिया। और आप सबको पता है एरिया इंटू हाइट क्या होता है? वॉल्यूम। तो अभी मैं जो आपसे डिस्कस कर रहा था कि यदि इस कंटेनर में लिक्विड लेवल ए तक है और यदि आप इसको हीट दे रहे हैं तो निश्चित रूप से कंटिन्यूस यदि आप वॉच कर रहे हैं तो आपको देखने मिलेगा लिक्विड का इनिशियली लेवल डिक्रीज होगा ए टू बी और फिर बी टू सी जाएगा। लेकिन मान लीजिए आप कंटिन्यूस वॉच नहीं कर रहे हैं
आपने इनिशियल रीडिंग नोट की ए पर, थोड़ी देर बाद घूम कर आए आप और फाइनल रीडिंग आपको दिखी सी पर, और आपसे मैंने पूछा बताइए लिक्विड में के वॉल्यूम में कितना चेंज हुआ, तो आप बोलेंगे इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एसी, क्योंकि फाइनल रीडिंग माइनस इनिशियल करोगे, एसी बोलोगे आप, जबकि एक्चुअल लिक्विड का एक्सपांशन कितना हो रहा है, बीसी, क्योंकि ए से बी तक तो लिक्विड का लेवल जो डिक्रीज हुआ था वो किसकी वजह से डिक्रीज हुआ था, जो कंटेनर है सॉलिड के एक्सपांशन की वजह से। जब लिक्विड का लेवल बी पर आ गया और फिर उसको हीट मिलने लगी, तब उसका एक्सपांशन बी टू सी हुआ। ये रियल एक्सपांशन कहलाता है बच्चों, बीसी। ये बीसी के इक्वल जो वॉल्यूम चेंज हो रहा है उसको हम बोलते हैं रियल चेंज इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। तो एसी क्या हुआ, इसको बोलते हैं एपरेंट एक्सपांशन इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। एपरेंट, रियल नहीं है वो। फाइनल रीडिंग माइनस इनिशियल जो आप कर रहे हो ना, वो कहलाता है एपरेंट और वर्चुअल एक्सपांशन इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। तो यहां पर जो मैंने आपको बताया एरिया इनटू हाइट, ये होना चाहिए चेंज इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। कौन सा चेंज, रियल, तो डेल बी आर मींस रियल चेंज इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। ए इंटू ए बी क्या है, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, क्योंकि जितना सॉलिड का वॉल्यूम इंक्रीज होगा उतना ही तो इसका वॉल्यूम डिक्रीज होगा। तो ए इंटू ए बी क्या है, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, और ये ए इंटू ए सी क्या है, ये चेंज इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। कौन सा, एपरेंट, जो आप फाइनल रीडिंग माइनस इनिशियल रीडिंग बोलते हैं। तो मेरे इतने डिस्कशन से आप समझ गए कि इसका मतलब है लिक्विड में टू टाइप्स के थर्मल एक्सपांशंस होंगे, एक रियल और सेकंड वर्चुअल और एपरेंट। तो बिल्कुल सही है बच्चों, देयर आर टू टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपांशंस इन लिक्विड्स। फर्स्ट, apparent change in volume of liquid, and second, real change in volume of liquid। और इसीलिए इनके दो कोफिशिएंट्स होते हैं, जैसे हमने सॉलिड्स में देखा है, लिक्विड्स में भी ऐसा ही दो कोफिशिएंट्स होते हैं। उसमें से एक कोफिशिएंट को हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपांशन, और एक को हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ एपरेंट एक्सपांशन। तो जैसा मैंने सॉलिड्स में डिस्कस किया, बिल्कुल वैसा ही गामा आर से डिनोट, क्योंकि वहां पर गामा हमने बोला था कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपांशन, मतलब वॉल्यूम के लिए हमने शो किया था। यहां भी हम गामा ही लेते हैं क्योंकि ये लिक्विड्स में वॉल्यूम में ही चेंज होगा। पर गामा आर मतलब कोफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपांशन ऑफ लिक्विड। तो गामा आर इज इक्वल टू होता है बच्चों डेल वी आर अपॉन वी जीरो इंटू ऑफ डेल टी। गामा आर इज इक्वल टू डेल वी आर अपॉन वी जीरो इंटू डेल टी। व्हाट इज वी जीरो, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। वी जीरो इनिशियल volume of liquid at 0 degree Celsius, at 0 degree Celsius. Then we are real change in volume of liquid, or del T change in temperature। जैसे मैंने ये बताया है वैसे ही गामा ए होता है
इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ एपरेंट एक्सपांशन ऑफ लिक्विड। तो गामा ए इज इक्वल टू डेल बी ए अपॉन बी जीरो इंटू डेल बी। बी जीरो सेम रहेगा, डेल टी सेम रहेगा, केवल डेल बी का मतलब एपरेंट change in volume of liquid, apparent change in volume of liquid। तो इस तरीके से जैसे सॉलिड में 3 कोफिशिएंट्स थे, लिक्विड्स में 2 कोफिशिएंट होते हैं, कोफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपांशन एंड कोफिशिएंट ऑफ एपरेंट एक्सपांशन। तो बच्चों यदि आप देखें यहां पर, यदि मैंने इसको बोला 1, इसको मैं बोल दूं 2 और इसको मैं बोल देता हूं 3, तो इसके आगे की स्टेप मैं बताने जा रहा हूं, पर अभी आप इसको देख लीजिएगा थोड़ा सा, यदि नोट करना तो नोट कर लीजिएगा। चलिए, तो मुझे बोर्ड पर जगह मिल गई है, मैंने आपको ये 3 इक्वेशन जो है वो बताए। अब जरा देखिए, बाय इक्वेशन 2 del Vr is equal to gamma r V0 into del V। by equation 3 del V A is equal to gamma A into V0 into del V। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे ना, दिया जाएगा। और अभी इसके पहले सॉलिड्स के लिए पढ़ा अपन ने, तो सॉलिड्स के लिए अपन को मालूम है, और सॉलिड्स गामा इज इक्वल टू डेल वी अपॉन V0 इनटू डेल वी। यहां पर हम चाहे तो इसको सॉलिड बोल रहे हैं तो अपन यहाँ गामा जी कर देते हैं, जैसे ग्लास हो गया, तो यहाँ भी डेल वी जी हो जाएगा, मतलब कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपांशन ऑफ सॉलिड, और डेल वी जी मतलब चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो इसका मतलब जैसे ये मैंने किया है, ये किया है, डेल वी जी इज इक्वल टू आ जाएगा गामा जी इंटू V0 इंटू डेल वी। ये डेल वी जी की वैल्यू निकाली। अब इन तीनों वैल्यूज को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट वैल्यूज ऑफ del V R, del V A and del V G in equation 1, in equation 1। तो इक्वेशन 1 आपके सामने लिखा हुआ है, इसमें वैल्यू रखना है। तो हमको मालूम है डेल वी आर की वैल्यू रखोगे तो जाए गामा आर V0 इंटू डेल वी। इसके बाद गामा जी था, सॉरी डेल वी जी था, तो उसकी वैल्यू जाएगी गामा जी इंटू V0 इंटू डेल वी। ये बच्चों तो बच्चों इस तरीके से जो हमने इक्वेशन राइट किया था वर्क, वो आप लोग को पता था डेल वी आर इज इक्वल टू डेल वी जी प्लस डेल वी ए था, उसमें हमने डेल वी आर की वैल्यू रख दी यहां से गामा V0 इनटू डेल टी, गामा डेल वी जी की वैल्यू रख दी गामा जी V0 इनटू डेल टी, और डेल वी ए की वैल्यू रख दी। तो निश्चित रूप से V0 इनटू डेल टी
ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों हैं, राइट हैंड साइड से कॉमन निकलेगा, लेफ्ट हैंड साइड के V0 इनटू डेल्टा को कैंसिल कर देगा। गामा R इज इक्वल टू गामा G प्लस गामा A। तो जैसा वहां पर आपने देखा था डेल V R इज इक्वल टू डेल V G प्लस डेल V A होता है, वैसे ही उसके कोफिशिएंट्स भी होते हैं। ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपांशन ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन क्यूबिकल एक्सपांशन ऑफ सॉलिड, और ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ एपरेंट एक्सपांशन ऑफ लिक्विड। तो ये होता है बच्चों रिलेशन लिक्विड के जो कोफिशिएंट्स हैं उनमें रिलेशन। लेकिन एक और चीज है बच्चों जिसको हम लोग बोलते हैं एनोमोलस एक्सपांशन ऑफ वाटर। एनोमोलस एक्सपांशन ऑफ वाटर, वाटर जो है वो सारे लिक्विड्स जो है उनके समान बिहेव नहीं करता। एनोमोलस एक्सपांशन ऑफ वाटर, वाटर थोड़ा डिफरेंट बिहेव करता है। बाकी सब लिक्विड में तो आप हीट देते तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है, वाटर के साथ थोड़ा डिफरेंट होता है। क्यों होता है, रिसर्च का टॉपिक है, अभी तक पता नहीं, पर वाटर ऐसा अपना नेचर शो करता है। तो वाटर के साथ जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक, उसका जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर जाकर वॉल्यूम मिनिमम हो जाता है, और फिर उसके बाद यदि और आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो फिर वॉल्यूम इंक्रीज होने लगता है। तो इसको अपन बोलते हैं एनोमोलस एक्सपांशन ऑफ वाटर। वाटर के साथ में जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक, तब वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज होता है। और फिर यदि आप टेम्परेचर और इंक्रीज करते हो 4 डिग्री सेल्सियस से और ऊपर, तो फिर इसका वॉल्यूम क्या होने लगता है, इंक्रीज होने लगता है। लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर वाटर का वॉल्यूम मिनिमम होता है, डेंसिटी मैक्सिमम होती है। वॉल्यूम एट 4 डिग्री सेल्सियस, वॉल्यूम मिनिमम और डेंसिटी मैक्सिमम, ये वाटर के साथ होता है। इसको बोलते हैं एनोमोलस एक्सपांशन ऑफ वाटर। तो बच्चों इस वीडियो में अपन यहीं तक पढ़ेंगे। इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं नेक्स्ट थर्मल एक्सपांशंस इन गैसेस, वो नेक्स्ट वीडियो में।